हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुराग है और स्वागत है आपका प्रिसीजन आईएएस के यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा सेशन है, ये इस सेशन में जो पेपर वन का जो सेक्शन है, पेपर वन वाला जो सेक्शन है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं मैं ये भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें जो है इकोनॉमी इंक्लूड किया गया है, इसमें जियोग्राफी का सेक्शन है, प्लस इसमें जो है आपको एंसेंट मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों का सेगमेंट इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें तीनों का सेगमेंट आपको मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ जो इसमें साइंस का जो हिस्सा है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, ये भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। टोटल जो है बात करें तो 100 इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें रही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बताऊं तो टेलीग्राम में इस सेशन का जो है आपका पीडीएफ जो है आपको मिल जाता है। तो आप चाहें तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो हिंदी वर्जन वाला जो है, ये जो है ट्रांसलेटेड है। ये जो है गूगल ट्रांसलेट किया गया है। अगर कोई वर्ड अगर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि जो है कई सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे पिछली ही क्लास में हमने देखा था, जो कैपिटल था ना, कैपिटल कैपिटल यानी कि हम बात कर रहे थे पूंजी की, तो उसने कैपिटल को कर दिया था राजधानी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। आपके डिमांड पे ये जो है इंग्लिश से हिंदी में जो है कंटेंट को ट्रांसलेट किया गया है। वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी जो है सिमिलर सी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो मैंने ध्यान ना दिया हो या टीम ने ध्यान ना दिया हो जब भी ये जो एमसीक्यू डिजाइन किए जा रहे थे। तो इनका खास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी बात इसमें आपको ये है कि जैसे कि इसके अगर हम स्रोत की बात करें, यानी कि सोर्स, यानी कि अगर हम इसके सोर्स की बात करें, तो इसका जो सोर्स है ये जो है एनसीईआरटी ही है। ये आपका जो है एनसीईआरटी है। कुछ जो आप देखेंगे कि जैसे पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, अगर हम पॉलिटी के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लिया गया, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत जो आती है, उसका सहारा यहाँ पे लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट है और जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं आपकी एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, ये ओनली जो है इंग्लिश में अवेलेबल है। और ये जो एनसीईआरटी है ना, पूरी समरी कम से कम इसमें आई थिंक मैंने टोटल तो देखे नहीं है, लेकिन पूरे टॉपिक्स को मिलाकर करके 250 प्लस से ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। और जो कि कहाँ का है, केवीएस का है। केवीएस और जो मतलब रायपुर की जो उनकी ब्रांच है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय जो होता है, सेंट्रल की तरफ से ये स्कूलिंग होती है। तो उन्होंने उनके जो रायपुर की जो ब्रांच है, उन्होंने जो मतलब ये जो पीडीएफ मैंने उसको ऑनलाइन सोर्सेज से गैदर किया था। भाई मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो उनके छोटे भाई बहन वहाँ पढ़ते हैं, तो मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने जो है मुझे ये कंटेंट प्रोवाइड किया। अमेजिंग है कंटेंट, आप लोग एक बार देखेंगे तो जो हम लोग, जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी की, हम बात करते हैं ना, तो यूपीएससी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अगर किसी ने उस एनसीईआरटी को जो केवीएस के द्वारा अगर दी गई है उसको अगर कवर कर लिया, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि उसमें एमसीक्यूज प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना ज़बरदस्त है कि पूछो मत, कंटेंट बहुत अच्छा है उसका। तो ये मैंने सोर्स भी क्लियर कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए हम मूव करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जो यहाँ पे इनमें से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम, सबसे पहले तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पहला तो ये हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे आर्यन सभ्यता तो नहीं कहा जाता है, इतना तो आपको ही पता होगा। वैदिक पीरियड ये भी नहीं है। ठीक है। यानी कि जो वैदिक सिविलाइजेशन जो होता है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो अर्ली सिविलाइजेशन है, ये भी इसको कहा जाता है। यानी कि 1 और 2 दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यानी कि स्टेटमेंट दूसरा और जो है चौथा, ये हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखिए ये पहला, ये तो रॉन्ग हो जाता है। ये तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर।
अगेन ये सारे जो एमसीक्यूज जो हैं ये सारे उसी एनसीईआरटी की ही बुक जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड करी पीडीएफ उसी से ही लिए गए हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छा कंटेंट है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ से लिए हैं। तो आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं अपने तैयारी में, और अच्छा जो आउटपुट उसको पढ़ेंगे तो बेहतर है कि निकलेगा ज़रूर, आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ की, कह रहा है कि जो पुरातत्वविद हैं यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो सोशल डिफरेंसेस है यानी कि जो सामाजिक मतभेद हैं की पहचान के लिए दो रणनीतियाँ अपनाई गई थी हड़प्पा वासियों के लिए। तो आप इसका बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पे विकल्प सही है। आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है अंत्येष्टि का अध्ययन, लिपि का अध्ययन बाय द स्क्रिप्ट यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है उसका अध्ययन करके, और फिर कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन करके, और जो यहाँ पे जो कलाकृतियों का अध्ययन करके ये दे रखा है। और हमसे पूछा है कि सही कौन सा है। तो सही की बात करें तो सही में जो आएगा हमारा यानी कि कलाकृतियों को तो अध्ययन किया ही जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट सही यानी कि चौथा हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए तीसरा है ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल एक स्टेटमेंट सही होता है, बाकी देखिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ हड़प्पन एट चन्हुदड़ो। कह रहा है कि चन्हुदड़ो में जो हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था तो वो वहाँ पे क्या चीज़ें बनाई जाती थी, तो आपको ये बताना है। क्या ईंट बनाया जाता था? ईंट, हथकरघा, जहाज निर्माण, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर ईंट ईंट बनाने के मन का जो होता है इसको बनाने की जो है बात जो है आपको देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। हम मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। चलिए, आपके सिलेबस में जो मौर्य जो एम्पायर है उसको हाईलाइट किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, और पूछा है सही कथन, आपको बताना है कि उपरोक्त में से सही कौन सा है। यानी कि साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। फिर मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है, यानी कि मेगस्थनीज की पुस्तक है, ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, नहीं ये हमारा गलत है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा देखिए अब यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, धम्म महामत कौन थे ये आपको बताने हैं। जैसे ये पद था जो दिया गया था बाय द अशोक, तो जैसे कि कर संग्रह करने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष राजस्व अधिकारी था, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी था, या धम्म का संदेश फैलाने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त किया विशेष अधिकारी था। आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है धम्म महामत्यो, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन कह रहा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचित संस्कृत में एक शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत एक राजा द्वारा की गई थी। तो बताइए उस राजे का क्या नाम था। यानी कि जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत किसने कराई थी। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सबसे पहले तो आपको जो सुदर्शन झील है इसको बनाया किसने था, बनवाया किसने था, आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और मरम्मत किसने कराई थी इसका आंसर हम यहाँ पे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा कराई गई थी। ठीक, इसकी जो मरम्मत हुई थी वो इन्होंने कराया था। 7वें क्वेश्चन की बात करें, कह रहे प्रभावती गुप्ता कौन थी।
प्रभावती गुप्ता, प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इनका जिक्र भी मिलता है कई जगह और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे कि अगर हम बात करें सीजीएल में ना, तो सीजीएल में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हम मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है सही विकल्प आपको चुनने हैं, सही विकल्प आपको देखने हैं। आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे जानकारी दी गई। कह रहा है कि सांची स्तूप भोपाल के निकट स्थित है। सांची स्तूप बेगमों द्वारा संरक्षित किया गया था। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सही है हमारा, यानी कि जो सी स्टेटमेंट है ये सही है। और दूसरा है ये भोपाल के लगभग 40+ किलोमीटर है समथिंग, तो वहाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पे जो भोपाल के जो बेगम थी उन्होंने भी इनका जो है संरक्षण किया था। तो हमारे जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव ने की थी और आपको बताना है कि सही कौन सा है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अंगार ने जैन धर्म की शिक्षा दी थी। चलिए अगर की बात करें तो कह रहा है जैन धर्म ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए संघ की शुरुआत करी। संघ की शुरुआत आई थिंक तो नहीं करी है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ से। और जो अंगार ने यहाँ पे जैन धर्म की शिक्षा जो है दी जाती है, टीचिंग बाय द जैनिज्म आर गिवन इन अंगर, तो यानी कि ऋषभ देव ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है और ये भी सही है। यानी कि 3 ऑप्शंस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग राइट है और जो चौथा है ये हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भिक्षुओं के रूप में, यानी कि जो समय भिक्षुड़ी जो होती हैं आप पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। अगेन ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहली महिला की बात हो रही, कहीं भी पहली महिला होती है और कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हो, कहाँ नियुक्ति हो रही है, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वो हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गौतमी है, महाप्रजापति जो गौतमी है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी। चलिए किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो है हम जो पिछला जो टेस्ट किए थे उसमें हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, यानी कि एक जो है बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, उसी के अनुसार ही जो है सारा जो है डिटरमाइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करें तो कह 1857 का विद्रोह होने पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह का नाम बताइए। 1857 की क्रांति के समय जब भी मुगल की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही थे जो बहादुर शाह जफर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब 1857 की क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ बताएंगे कि जो कानपुर, झांसी और लखनऊ, इन 3 जगह से कौन कौन लीड किया था, इनका भी आपको बताना है क्योंकि इस तरीके के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक है
ये जो बुक है जो है यहाँ पे वीडी सावरकर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जो है सिकंदरा में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिवल वाला भी पार्ट है, तो यहाँ पे सब सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहा है कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक का जो है मेजबान है? यानी कि देखिए यहाँ पे बात आ रही है कौन सा ऐसा शहर है जिन्होंने G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप को जो है मेजबानी की है। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो शहर है यहाँ पे खजुराहो, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है और ये भी हमारा करंट अफेयर्स का ही कह रहा है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 25 साल की दोस्ती के उपलक्ष्य में बिजनेस समिट आयोजित किया था? तो अगर देखा जाए कि भारत के अभी हाल ही में जो है फ्रांस के साथ जो रिलेशंस हैं उनके 25 साल पूरे हो गए हैं, उनके उपलक्ष्य में ही जो है यहाँ पे बिजनेस समिट को आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगेन ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, प्लस जो मल्टीपल इंडिकेटर जो सर्वे है इसको भी आपको याद रखना है कि कौन सी संस्था है जारी किया है, प्लस इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि विभिन्न SDG पर भारत की प्रगति पर नजर रखना। तो आपको यहाँ पे जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है इसको भी आपको याद रखना है, या एम है इसको भी याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें जो नेशनल सैंपल सर्वे है यानी कि सर्वेक्षण कार्यालय, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है जारी करी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगेन ये बताइए कि जो यहाँ पे टी सेल थेरेपी यानी कि कार्ड टी की बात करें, यानी कि हम बात करते हैं कार्ड टी सेल थेरेपी, ये किस बीमारी के लिए जो है उपयोग की जाती है? यानी कि जो हम बात करें जो इसका जो ट्रीटमेंट है किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो अगर हम बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। चलिए BRI ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा खबरों में था इसीलिए ये क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया। BRI 13 से 350417 हाल ही में खबरों में था। और ये क्या है? ये एक जो है आकाश गंगा है, यानी कि गैलेक्सी अभी जो है खोजी गई है। किसके द्वारा खोजी गई है तो कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अगर बात करें जो 2023 में जो गुवाहाटी में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे जो अनमोल खरब है इनको द्वारा जो है यहाँ पे खिताब मिला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, करें भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान किया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो जैसे कि एक तो प्रियम्बल में है, दूसरा जो है अगर हम बात करें तो जो DPSP है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाया जा सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे यूपी पीछे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको जो है हटाया जा सकता है। अगर बात करें तो हटाने के लिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जांच होगी, फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए
23 भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। फिर देखिए आपका प्रथम आ गया है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पे प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो वो शहर था मद्रास। चलिए, कह रहा है 200 नॉटिकल मील, सॉरी हाँ 200 नॉटिकल मील से अधिक के समुद्री संसाधनों को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, बताइए। अब यहाँ पे बात करें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। कि अगर हम बात करें कि 200 बात कर रहा है बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील की, तो ये जो है यहाँ पे जो नेशनल जो होता है ये यहाँ पे जो है शामिल किया जाता है। ये हमारे जो है तीनों के तीनों ऑप्शन ही नहीं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है। भारत के जो यानी कि कंटिजेंसी फंड है, ये जो है 1950 के अधिनियम के तहत इसकी की गई, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDI। अब आप देखेंगे जो HDI का जो हमने पिछले टेस्ट में जो किया था क्वेश्चन, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो कह रहे HDI को किसके संदर्भ में मापा जाता है। अगर देखा जाए तो मृत्यु दर तो नहीं मापता है ये, इसको तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। फिर यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति यानी कि GNP जो होता है PPP, इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी किया जाता है, यानी कि जो लिटरेसी है ये भी किया जाता है, यानी कि तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, और पूछ रखा है सही भी, तो हमारा B, C एंड D ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ग्रीन इंडेक्स। ग्रीन इंडेक्स आप देखे होंगे कि हमारे जो सिलेबस है उसमें हाईलाइट किया गया है। तो ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया, अगेन यूपीपी से 2014 का क्वेश्चन है। तो ग्रीन इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए 28, चलिए अगर हम बात करते हैं जो 28 नंबर का क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग प्रजातियों के क्रॉस सेक्शन की जनसंख्या आकार में प्रवृत्ति की गणना के लिए किया जाता है। चलिए, इसके लिए अगर बात करें जो मीन होता है, यानी कि जो मेन स्पेसीज जो होती हैं, यानी कि जो औसत प्रजाति को होता है सूचकांक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब यहाँ पे माउंट कुन जो खबरों में था, करंट अफेयर्स का अगेन क्वेश्चन है। माउंट कुन जो खबरों में था किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, बताइए। इसके अगर हम करेक्ट आंसर की, माउंट कुन है ये जो है लद्दाख में स्थित है। ये कह रहा है लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से किस के द्वारा मालदीव से अलग होता है, यानी कि होगा 8 डिग्री चैनल। 31 की बात करें, हाल ही में कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय अवसंरचना निवेश ट्रस्ट यानी कि इनविट में मुख्य निवेश बन गया है, में मुख्य निवेशक जो है यहाँ पे बन गया है। तो इसकी बात करें कि यानी कि जो IIB जो है ये यहाँ पे बन गया, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए, 14वें वित्त आयोग की बात करें, 14वें वित्त आयोग के यहाँ पे विगिरी, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कर दिया कितना, 6.3%। अभी आप देखे होंगे कि अभी जो वित्त मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे देखे होंगे कि जो बजट है उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है। अभी हो सकता है तो हम उस पर भी क्लास लेंगे, हालांकि वो क्लास यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये नहीं है।
कृष्णा ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। झूम खेती यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह पूछ रखा है सही नहीं है। स्थानांतरण खेती को आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये तो कहा ही जाता है। और जो यहाँ पे अत्याधुनिक उपकरणों और बीजों का प्रयोग करते हैं, खेती की प्रक्रिया में धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है। सामान्यतः इसका अभ्यास जनजाति द्वारा किया जाता है, ये तो ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 35 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, क्योंकि अब इसके बाद ये तो पूर्ण जनगणना थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार, इसका आंसर तो मैंने बता दिया यहाँ पे, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ही ऐसा कौन सा यूटी है जहां एक भी एससी पॉपुलेशन नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैंने बता दिया, लेकिन को बताना है कौन सा ऐसा यूटी है जहां एक भी एससी पॉपुलेशन नहीं है। हम अब करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पे थोड़ा साउंड इशू हो रहा होगा, क्योंकि साइड में थोड़ा मैरिज हॉल है, इसकी वजह चलते। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों ने अपने जो अंतिम निवास स्थान से जो है माइग्रेट कर गए हैं या पलायन कर गए हैं, तो इसको बताना है। तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो ये हमारा है 37%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन है इस तरीके के सारे आपको जो है उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रकार है जो जल का एक जो है मतलब एक संसाधन है, इसके रूप में वर्णित करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चक्रीय संसाधन। 39 की बात करें, कौन सा दशक यहाँ पे जो माइनस ग्रोथ रेट दर्शाता है, तो ये दशक है 1911 से लेकर के 1921। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है इनमें से किस देश की जनसंख्या विश्व में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। तो अगर बात करें तीसरी सबसे बड़ी अधिक, तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। चलिए हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है आप सबको पता है बाहर इसमें मतलब साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है और नॉइस ज़्यादा क्रिएट हो रही है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। चलिए 42 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के मामले में सबसे अधिक उत्पादक है। सबसे अधिक उत्पादक यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि नीस को आपको यहाँ पे बताना है। आप देखिए यहाँ पे नीस को जो है इसने आला कर दिया है। अब आला क्या होता है पता नहीं, आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर लीजिएगा। यहाँ पे नीस का मतलब होता है हैबिटेट, भी हैबिटेट के अंतर्गत इसको जो है डिफाइन किया जाता है। आवास होता है, यहाँ पे जो भी स्पीसीज होती हैं वो यहाँ पे बहुत सारी जो स्पीसीज होती है, जैसे कि अगर हम बात करें ट्री है, तो आप देखोगे कि इसी ट्री में ऐसे कोई छोटा सा कीड़ा भी रहता है, इसमें जो है कोई चिड़िया भी अंदर बना करके अपना उस पेड़ के अंदर घोंसला बना करके रहती है। वो उसका क्या है, वो उसका आवास है, नीस है। तो ये अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो है आपको देखना है कि
ये गूगल ट्रांसलेटेड क्वेश्चन से आपको इसको ध्यान रखना है। आप उल्टा फालतू के कमेंट मत करने लगिएगा कि सर आपने ऐसा कर दिया, वो वैसा बोल दिया, ये ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर रखा है, आपने वीडियो को ध्यान से अगर देखा होगा। बात करते हैं नीच को कौन जो है यहाँ पे डिफाइन करता है। तो अगर हम डायरेक्टली पारितंत्र का एक घटक है, किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी के रूप से अनुकूल क्षेत्र, समुदाय के भीतर किसी प्रजाति की भौतिक स्थिति और कार्यात्मक भूमिका, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे कह रहा है एक लिंगी पौधे का जो है आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रखा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा ककड़ी यानी कि कुकुम्बर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अणु चिपचिपे सिरे वाले डीएनए की लंबाई बनाता है। इसके आंसर की अगर हम बात करें डायरेक्ट, ये आप मैंने बताया था ना, जो साइंस का जो सेक्शन है वो यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया है, तो वो साइंस वाले सेक्शन में ही ये उसमें आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ के जो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स जो होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लाइन आमतौर वाइन सॉरी यहाँ पे आमतौर पर पाई जाती है, तो ये जो है कहाँ जो है मिलती है बताएंगे। इसके अगर आंसर की हम बात करें, अगेन इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस की बात करें, गोल्डन राइस एक आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है जिसमें सम्मिलित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है। तो इसके आंसर की बात करें, यहाँ पे जो है यहाँ पे विटामिन जो ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 47 का ऑप्शन नंबर ए। कई जगह आपको ऑनलाइन सोर्सेस में इसका ओमेगा 3 भी मिलेगा, बट ये ओमेगा 3 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। जो हमारे NCERT की बात करें, वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो माना है विटामिन ए, तो हम इसको लेकर के चलेंगे, ना करके हम ओमेगा। अगर आप इसको सर्च भी करना चाहें तो कर सकते हैं, फ्री है आप। लेकिन आप देखेंगे कई आप ऑनलाइन रिसोर्सेस में भी पाएंगे कि ओमेगा 3 भी आपको देखने को मिलेगा और विटामिन ए भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी बुक में दे रखा है हम उसको लेकर के चलेंगे। कह रहा है वायु प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन सा है। जो वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है लाइकेन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है जीवों के बीच संबंध जो विकासवादी संबंधों के शाखा पैटर्न को दर्शाते हैं, वो आपसे पूछ रखा है कि वो क्या है। चलिए अगर हम इसकी बात करें कि जो जीवों के बीच जो संबंध है उनके विकासवादी जो संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उनको जो है दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 की बात करें, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। यहाँ पे ex-situ कंजर्वेशन की बात कर रहा है। ex-situ कंजर्वेशन की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र वन, तो यहाँ पे होगा सीड बैंक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है, यहाँ पे जो है कंट्रोल करने की बात हो रही है कि कैसे आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो वनों की कटाई है उनको कम कर दिया जाए, जीवाश्म ईंधन है उनको उनका जो उपयोग है उसको भी कम कर दिया जाए, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है पुनर्नवीकरण को कम करना, ऐसा तो नहीं है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ाना, वनों की कटाई, बढ़ती कटाई, मानव जनसंख्या की वृद्धि धीमी करना, ऐसा भी कुछ नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वनों की कटाई में वृद्धि, ऐसा भी नहीं। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPCB के अनुसार वायु प्रदूषण में किस आकार के धूल के कण जो मनुष्य के लिए जो है
हानिकारक होते हैं ये बताइए। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा ना 2.5 माइक्रोमीटर mm, आपने बात सुनी होगी। तो जो 2.5 है ये प्लस जो इससे कम है वो भी मानव के लिए यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, यानी कि 2.5 से कम और ये। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि नहीं है, यानी कि जो इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है वो कौन सी विधि नहीं है। तो यहाँ पे जो है बॉटेनिकल गार्डन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 100 बीजों के निर्माण के लिए कितनी माइक्रो स्पोर मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता है जो है हो गई। ये अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये जो न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे बात कर रहे हैं एंडेमिक प्लांट यानी कि स्थानिक पौधे वे हैं, बताइए इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आपने इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट का बहुत सेक्शन पढ़ा होगा, आप आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित है, यानी कि जो कौन सा ऐसे एंटीजन है जो कि एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर जो है बेस्ड है, इसको आपको बताना है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंडों के छिलके के पतले होने के कारण पक्षियों की संख्या में कमी देखी गई है, जिसका कारण है बताइए। आपसे कह रहा है कि जो बर्ड पॉपुलेशन है जो है उनकी जनसंख्या में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है, तो उसको आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बायो मैग्निफिकेशन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 59 कह रहा बैक्टीरिया वायरल डीएनए को खंडित करके वायरस से अपनी रक्षा करते हैं, बताइए। अब इसके आंसर की हम बात करें, जो यहाँ पे 59 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आरएनए हस्तक्षेप से मदद मिलती है, यानी कि आरएनए जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस है इसकी बात हो रही है। तो इसमें जो होगा देखिए जो सेल डिफेंस है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता है, यानी कि जो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कौन से पौधे की यहाँ पे पाई जाती थी। यहाँ पे सबसे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो है मैंगो की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इमिग्रेशन इन इंडिया फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे भारत में जो भारत के कितने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से जो इमिग्रेशन भारत में होता है उनको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको मालूम है तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन जो होता है भारत में वो होता है बांग्लादेश से, फिर इसके बाद फर्स्ट पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान आता है, तीसरे पे फिर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रवास धारा में सबसे अधिक महिलाएं प्रवास करती हैं और क्यों, यानी कि जो यहाँ पे माइग्रेट करती हैं उनसे पूछ रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, और उनका रीजन भी पूछ रखा है, जैसे कि क्या रोजगार के कारण, विवाह के कारण, या जो शहरी ग्रामीण जो गतिविधियां होती हैं उनसे, या विवाह के कारण जो शहर से शहर में। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रामीण टू ग्रामीण होता है, लेकिन
कारण है तो वो है विवाह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार के मूल्य के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से व्यवस्थित करना है। अब आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब जब भी नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो बांग्लादेश, फिर इसके बाद नेपाल, म्यांमार, फिर लास्ट में भूटान। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल तो नहीं है, भूटान नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा होता है और सबसे लास्ट में भूटान। तो यहाँ पे नेपाल दे रखा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 की बात करें, कह रहे हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने यानी प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। अध्यादेश की बात करें तो आर्टिकल 1 to 3। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि थल सेना और नौसेना और वायु सेना के प्रमुख की जो नियुक्ति की जाती है कौन करता है। वैसे सीडीएस का जो पद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो है पद कब जो है नया बनाया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे जो बाराकूड़ा जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या है, ये आपको क्या दर्शाता है। तो ये यहाँ पे जो है सोलर इलेक्ट्रिक जो है बोट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच जो है लड़ा गया था। यहाँ पे अगेन मेडल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी के बीच यहाँ पे देखा गया था, हुआ भी था। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, यानी कि जो विजय स्तंभ है ये जो है चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, जहाँ तक की बात करें चित्तौड़गढ़, तो ये जो है राजस्थान में है। राजस्थान, वहाँ जो है ये स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। यहाँ पे जो नरसिम्हदेव प्रथम है, इनके द्वारा ये जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बनवाया गया था। शिवाजी के शासनकाल के दौरान यहाँ पे मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी। शिवाजी के दौरान की बात करें तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी फैक्ट्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सूरत। 73 की बात करें तो 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, यानी कि यहाँ पे कौन सी लड़ाई है जिसके बाद जो है अंग्रेज जो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पावर के रूप में यहाँ पे भारत में उभरे थे। तो यहाँ पे जो है बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश इसलिए ही कर रहे हैं कि नॉइस ज़्यादा क्रिएट हो ना पाए इसके चलते, क्योंकि इस बगल में कुछ शादी का भी माहौल है और मैरिज हॉल भी है। कह रहे हैं कावेरी नदी बहती है, यानी कि कौन से दो स्टेट है जहाँ पे कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी की बात करें, ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है, उसका नाम यहाँ पे बताना है। तो ये नाम है यहाँ पे दिहांग। ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है कि लंबाई के अनुसार, आपसे क्वेश्चन में पूछा है लंबाई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा गंगा आएगा। फिर क्योंकि गंगा की लंबाई 2000 प्लस है, हालांकि इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं एग्जैक्ट इसका बताता। तो गंगा है, फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जो आती है लंबाई के अनुसार गोदावरी आएगी, यमुना, फिर यहाँ पे कृष्णा। ठीक है,
तो 76 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की मुख्य नदी है झेलम। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई आपको यहाँ पे बतानी, मैंने बताया था ना कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुल लंबाई जो है 2500 है, तो कुल लंबाई 2500 से ज़्यादा है, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट लिया गया है 2500। तो आपको याद रखना है कि हो सकता है डेटा आपसे पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? अगेन यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब जो सबसे युवा की बात करें तो हिमालय। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? यहाँ पे आपसे पूछ रखा है सही क्रम। डायरेक्टली महान हिमालय यानी कि डायरेक्टली जो है उनके जो छोटे छोटे भाग उनको नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको डायरेक्टली जो है सबसे दक्षिण से जो है उत्तर की ओर अरेंज करना है। तो यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा? शिवालिक। महान हिमालय ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शिवालिक दो ऑप्शन में दे रखा है। शिवालिक, सॉरी यहाँ पे शिवालिक, फिर इसके बाद लग, फिर महान। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद जो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सियाचिन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे जो K2 है, K2 को भारत में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये जो है LAC जो पड़ती है ना, उसके उस पार पड़ती है ये, जो आप देखेंगे पीओके साइड के कुछ हिस्से से रिलेटेड होकर के उस साइड पड़ती है। तो ये जो है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको नहीं माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है 8598 समथिंग कुछ है। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इलायची बताइए, इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा पर स्थित है? यानी कि कार्डमम है, यकीन यहाँ पे 2008 का क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि जो किन राज्यों के बीच में जो है ये सीमा जो है निर्धारित करती है, ये आपको बताना है, या बॉर्डर बनाती है। 83 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये यहाँ पे है केरल और तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगेन ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके अनुसार यहाँ पे मिट्टी का जो वर्गीकरण किया गया यानी कि सॉइल का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार की है? तो यहाँ पे है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। 85 लेटेराइट मिट्टी के विकास के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे अनुकूल मानी जाती है? लेटेराइट मृदा के लिए यहाँ पे अनुकूल जो जलवायु है वो आपको बताना है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म, ठंडी, भूमध्य सागरी नहीं होगा, ठंडी भी नहीं होगा और ना ही गर्म होगा, तो आर्द्र यहाँ पे होगा यानी कि वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 86 क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? यानी कि कौन सा जो है यहाँ पे मैच नहीं है। खरीफ की फसल में चावल, मक्का, रबी गेहूं, सरसों, जायद। जायद में देखिए गन्ना और कपास। जायद में जो है सब्जियां आती हैं, वैसे जो देखा जाए जो सब्जियां वगैरह होती हैं ये जो है आती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय हरित क्रांति के जनक यहाँ पे स्वामीनाथन। फिर भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार यहाँ पे कर्तव्यों का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, प्लस इसके साथ जो कौन से भाग में दे रखा है इसका भी आपको बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन से भाग में दे रखे हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार के क्षेत्र में आता है, यानी कि जो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित जो प्रदेश है ये किसके अधिकार के क्षेत्र में आता है, यानी कि यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास, कोलकाता, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आता है, ना ही बॉम्बे ना ही मद्रास, तो यहाँ पे आता है पोर्ट ब्लेयर और जो कोलकाता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 91, एक नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। नए राज्य के गठन के लिए फर्स्ट अनुसूची 91 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्टी टू की बात करें तो कह रहा है किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है, स्थापना का प्रावधान है, तो ये जो है 19, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब संवैधानिक स्थिति क्या थी। संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लस आप मुझे बताएंगे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था इसमें कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्योंकि आपसे ये अगर प्रियम्बल से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछेगा कि उस समय क्या जो है स्टेटस था और 42वें संविधान संशोधन में कौन से जो वर्ड जोड़े गए हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 94 में कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 312। भारत में जो ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है, ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो यहाँ पे जो है लोकपाल। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है। आई थिंक इतना बेसिक तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 5 ईयर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 98, आर्टिकल 324 से 329 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमीशन की बात होती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है नर्मदा हो जाएगा। नागा खासी और गारो हिल्स आर लोकेटेड इन, तो ये आपको बताना है कि ये जो है पूर्वांचल रेंज में स्थित है। तो ये हमारे कुछ जो है 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, और इसके नीचे आपको यहाँ पे आपको आंसर की दी गई है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम में इसका आंसर की मिल जाएगा। तो ये हमने जो पेपर फर्स्ट का जो 100 MCQs वाला जो सेक्शन था इसको भी हमने कवर किया। ये हमारा ये लास्ट सेशन है। अब इसके बाद जो हमारा एक और लास्ट सेशन होगा वो होगा इथिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनको भी आप लोग देखने के बाद आप एग्जाम में जा सकते हैं। ये इथिक्स का जो सेक्शन है आपको जो है एग्जाम के पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, आप सभी को पता है, और ये सब आपके डिमांड पे ही किया जा रहा है, तो इतना तो आपका बनता ही है। ठीक है, मूव करेंगे, हम लीव करेंगे सॉरी, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एथिक्स की क्लास होगी। जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए, धन्यवाद।